बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, एक बेटे ने ना दोबारा एक दफ़ा रिक्वेस्ट की है। वो जो पेनल्टी वाली कुछ बातें हमने पढ़ी थी वो चाह रहे हैं कि हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ लें। तो हम एक दफ़ा बस रीड आउट कर देता हूँ, मैं रीड आउट कर देता हूँ ताकि उसको क्लियर हो जाए वो चीज़ें। ठीक है जी, चलें जी प्लीज़। मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पेज नंबर 145 जहाँ पे कंपनसेशन वेयर पेनल्टी इज स्टिपुलेटेड, मैं बस ये ऊपर वाले पैराज जो हैं ये दोबारा एक दफ़ा रीड आउट कर रहा हूँ। Please, please, बस बेटे। The parties to a contract may stipulate at the time of its formation, यानी दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के टाइम के ऊपर ये मेंशन कर सकते हैं, ये कंडीशन इंपोज कर सकते हैं। स्टिपुलेट मींस द कंडीशन इंपोजिशन दैट ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने पे बाय आइदर ऑफ देम, यानी दोनों में से जो भी तोड़ेगा, जो भी डिफॉल्ट पार्टी होगी, ठीक है, a certain sum of money, a certain specified sum will be payable as a damages। तो वो कुछ भी तय कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन के जब भी हम में से कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो वो एक खास अमाउंट डिफॉल्टिंग पार्टी एग्रीव पार्टी को पे करेगी। ठीक है, अभी उसने सिर्फ उसे कहा कि दिस इज व्हाट वी कॉल डैमेजेस, लेकिन डैमेजेस में दो तरह के डैमेजेस हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। उसने कहा सच अ सम मे और मे नॉट बी बाय वे ऑफ पेनल्टी, तो ये पेनल्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी जो डैमेजेस की अमाउंट आपने एग्री कर ली है बिटवीन टू पर्संस, ये डैमेजेस भी हो सकते हैं लिक्विडेटेड, या फिर ये पेनल्टी भी हो सकती है। इज दैट क्लियर बेटे? क्लियर है आपको भी? अब क्लियर हो रहा है? अच्छा आगे। अ सम इज बाय वे ऑफ पेनल्टी when it is extravagant means ये कोई फजूल, extravagant means फजूल खर्चा, या ये मतलब कि ये over and above the genuine estimate, यानी एक्स्ट्रा है। ठीक है, और एंड डिसप्रपोर्शनेट टू द डैमेज, यानी जो अमाउंट एक्चुअली जितना लॉस हुआ है एग्रीव पार्टी का, ये पेनल्टी की अमाउंट उससे ज्यादा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर यूं कहूं कि अगर एक्चुअल वे में डैमेजेस कैलकुलेट किए जाते MP माइनस CP, तो शायद मैं कहता कि 50,000 माइनस 30,000, तो टोटल लॉस हुआ है किसी एग्रीव पार्टी का 20,000। इट्स एन जेन्युइन एस्टिमेट। बट जो पेनल्टी की अमाउंट या डैमेजेस की अमाउंट दो पार्टीज ने आपस में एग्री की हुई है, दैट इज से 5 लाख रुपीज। ये तो फिर अगर ये जो 5 लाख है, इस डैमेजेस को क्या नाम दूं? क्या मैं इसको लिक्विडेटेड डैमेजेस कहूं या पेनल्टी कहूं? आई शुड क्लासिफाई दिस डैमेजेस एज अ पेनल्टी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लॉस या जेन्युइन एस्टिमेट तो 20,000 का है, बट बोथ पार्टीज हैव एग्रीड ऑन 500,000 एज अ डिफॉल्ट, एज अ पेनल्टी फॉर द डिफॉल्टर। बात समझ आई बेटे? आगे चल रहा हूं। कहते हैं टू द डैमेजेस लाइकली टू एक्रू एज अ, यानी वो कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट टू द डैमेजेस लाइकली टू एक्रू एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच, यानी कि ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के नतीजे में जो लॉस आने वाला है वो ये अमाउंट का है, और आपकी जो पेनल्टी है वो एक्स्ट्रावेगेंट है या फिर डिसप्रपोर्शनेट है। इज दैट क्लियर? तो ये जो लाइन है ना आखिर वाली, डैमेजेस, ये वर्ड उसने पूरी लाइन इसको पढ़ोगे तो समझ आएगी। डैमेजेस लाइकली टू एक्रू एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच, यानी तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के नतीजे में आने वाला लॉस या नमूदार होने वाला लॉस या इनकर्ड होने वाला लॉस। इज दैट क्लियर? चलो ना, लिक्विड जो अदर देन दैट जो जेन्युइन एस्टिमेट्स हैं वो आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस भी हो सकते हैं, वो आपके स्पेशल डैमेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, द कोर्ट विल अवॉर्ड टू द पार्टी एग्रीव्ड, यानी अब इस केस में एग्रीव पार्टी ओनली रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट नेम्ड और पेनल्टी स्टिपुलेटेड। कहता है लेकिन कोर्ट इस बात में फिर ये ख्याल करेगा जब ये मैटर कोर्ट के पास जाएगा। जी जी, अच्छा मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, सो सॉरी, माइक यहाँ पड़ा है। The court will award to the party aggrieved only reasonable compensation, यानी ये जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट ये 5 लाख अवॉर्ड नहीं कर देगा। पहले भी कहा हरगिज ये मकसद नहीं है कि एक डिफॉल्टिंग एग्रीव पार्टी को तो कंपनसेट करें लेकिन डिफॉल्टिंग पार्टी का जनाजा निकाल दें, ये मकसद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एग्री किए हैं, और इसीलिए तो मैंने, अगर फॉर एग्जांपल आपने और मैंने 5 लाख एग्री की है
मैं केस, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मैं केस कितने का फाइल करूंगा डैमेजेस? 5 लाख का। बट कोर्ट मुझे अगर 5 लाख मुझे मिलने, मैं तो बहुत हैप्पी होऊंगा कि 5 लाख आएंगे एज अ पेनल्टी, लेकिन कोर्ट आपका नुकसान नहीं करना चाहेगा। कोर्ट ये हरगिज नहीं चाहेगा कि मुझे तो कंपनसेशन मिले लेकिन अदल का निज़ाम खराब हो जाए, कि इसका वो हाल कर दो ये बेचारा मजबूर हो जाए, इससे बेहतर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेता। उसकी कोई जेन्युइन रीजन हो सकती है। तो कोर्ट आपको रीजनेबल कंपनसेशन देने के लिए कहेगा और मुझे रीजनेबल कंपनसेशन रिसीव करने के लिए कहेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन कोर्ट कभी इस अमाउंट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इसी ये मैक्सिमम लिमिट है। इसके नीचे नीचे कहीं सेटलमेंट हो सकती है। ठीक है, चलो। कहते हैं नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट नेम्ड और पेनल्टी स्टिपुलेटेड, देयरफॉर द अमाउंट फिक्स्ड एट द टाइम regardless of whether it is a penalty or not determine only the maximum limit of liability in case of breach। यानी ये मैक्सिमम अमाउंट है, कोर्ट इससे नीचे की सेटलमेंट कर सकता है। बट अगर कोर्ट को ये लगे कि इसने ब्रीच बहुत बुरे तरीके से किया, इसको तो 7 लाख की पेनल्टी डलनी चाहिए। ठीक है, यानी ये 7 लाख के डैमेजेस पे करे, लेकिन कोर्ट लिमिट कर देगा फिर डैमेजेस को 5 लाख तक। इज दैट क्लियर? चलो जी, थैंक यू बेटी। लें जी, हम आज के टॉपिक पे आते हैं। बेटे अब क्लियर है ये पॉइंट? ओके, हम आज के टॉपिक पे आते हैं कंपटीशन एक्ट के ऊपर। हम लोगों ने कल रेलेवेंट मार्केट से पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। बेटा रेलेवेंट मार्केट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक छोटी सी बात समझें। जी जी बेटे आ जाएं। एक वर्ड यूज हमने आगे करना है, डोमिनेटिंग पोजीशन। घर में किसी की हो, माँ बाप अपने पेरेंट्स में से कोई एक पर्सन होता है जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होता है ना, बच्चों की भी बच्चों में भी उसी की चलती है। तो इसी तरह एक डोमिनेटिंग पोजीशन का कॉन्सेप्ट जहन में तो आता है। घर फैमिली को देख लो तो मतलब पेरेंट में से कोई एक जो होगा आपके ऊपर डोमिनेट कह रहा हूँ, आपस में नहीं कह रहा, ठीक है, वो तो मदर ही होती है हमेशा। आपके ऊपर कह रहा हूं, ठीक है। बच्चों के ऊपर या तो कई दफा इन्फ्लुएंसिंग फादर होते हैं या इन्फ्लुएंसिंग मदर होती हैं, जिन्होंने बच्चों को राह रास्त पे रखा होता है। ठीक है, जैसा मेरी मदर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। मतलब मैं अपने फादर को यूजुअली, मुझे याद है मैंने फादर को एक दफ़ा कॉल की अराउंड 10 PM। मैंने कहा मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आर्टिकल का टाइम था तो थोड़ा मैं कहा लेट हो जाऊंगा, मे बी या मैं कहीं शायद बाहर था, मुझे याद है फ्रेंड जोन में था कहीं पे। तो मैंने कहा मैं लेट हो जाऊंगा, आप प्लीज़ मदर को इन्फॉर्म कर देना, तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा 12 साढ़े 12 बजे तक। उन्होंने कहा ठीक है, डन। मैं 12:30 घर पहुँच गया, मेरे फादर अभी भी नहीं पहुँचे हुए। वो 1-1:30 बजे घर आए और मुझे कहते हैं वो तू आ गया? मैंने कहा जी बिल्कुल। अच्छा इतनी जल्दी आ जाना था, तो बताने की ज़रूरत क्या थी? सो मेरे फादर बहुत रिलैक्स्ड है, उन्हें पता चिल्ड है, लेकिन मेरी मदर जो है वो कई दफ़ा बहुत कॉन्शियस है इस मैटर में कि आप कहाँ पे हो, कितने बजे का कह के गए हो, पहुँचे क्यों नहीं हो अभी तक। स्टिल शी इज़ द सेम कि वो मुझे अभी भी प्रॉपरली परस्यू, इवन आई एम मैरिड बट स्टिल कहाँ पे है पता करो, अभी तक आया क्यों नहीं है। सो इस तरह के पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। डोमिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है। कंपनीज में भी कोई ऐसी कंपनी होती है जो डोमिनेटिंग रोल में होती है। अच्छा, डोमिनेटिंग पर्सन कुछ भी करवा सकता है, ये भी अगर समझ आता है रिलेशन, तो ये भी समझ आता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बेटे आ जाओ। अच्छा, डोमिनेटिंग पर्सन अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के, हमने पढ़ा भी था एक अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसी तरह कंपनी भी अगर डोमिनेटिंग पोजीशन में हो तो क्या वो अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है। कल बहुत सी एग्जांपल्स बात की थी, जैज की बात की थी, उबर की बात की थी, ठीक है। तो कब एक लॉ की नज़र में कब एक कंपनी जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाती है कि वो अपनी पोजीशन का मिसयूज कर सकती है, अनफेयर एडवांटेज ले सकती है। तो याद रहे कि ये रूल आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है, कंपटीशन एक्ट की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ। यानी कंपटीशन एक्ट 2010 अगर आप बेयर एक्ट से डाउनलोड करोगे तो आपको नजर आएगा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन गिवन है, और उस डेफिनेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है 40% ऑफ मार्केट शेयर। यानी अगर आपके पास मार्केट शेयर का 40% है तो समझ लें आप डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर है।
बीइंग अ कंपनी। लाइक अगर मैं कहूं इस वक्त जैस के पास 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है, मुझे नहीं पता, वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूं, सीम्स लाइक दे हैव, सीम्स लाइक, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त नेटवर्किंग में या कॉल बिजनेस, इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सॉरी, और टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा शेयर सीम्स लाइक दे हैव। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये पता नहीं है ये 40% है कि नहीं है, एग्जैक्ट शेयर नहीं पता मुझे उनके पास मार्केट शेयर, क्योंकि ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सीम्स लाइक दे हैव, क्योंकि कंपेटिटर ही कोई नहीं है। तगड़ा कंपेटिटर तो वारिद था, वो एक्वायर कर चुके हैं। इसके अलावा जोंग मेरा ख्याल है टेलीकॉम में नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट पैकेजेस में शायद उन्हें टफ टाइम देता हो, सर्विसेज में नहीं है, ना पीटीसीएल है उनकी सर्विसेज में, ना यूफोन जी, टेलीनॉर भी नहीं है, उनका मार्केट शेयर इतना बड़ा नहीं है, हैं? नहीं, लेकिन क्या उनका मार्केट शेयर इतना बड़ा है? नहीं, सीम्स लाइक नो। सो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि वो कंपनी जिसका मार्केट शेयर से मुराद क्या है? टोटल नंबर ऑफ कस्टमर अवेलेबल इन द कंट्री, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो उनका मार्केट शेयर अगर 40% से ज्यादा हो तो लॉ की नजर में वो डोमिनेटिंग पोजीशन में वो पर्सन आ जाता है। इज दैट क्लियर? वो रेलेवेंट मार्केट शेयर, मैं अब इसको एक वर्ड में एक और वर्ड इजाफा करने लगा हूं, रेलेवेंट मार्केट शेयर। रेलेवेंट मार्केट का क्या मतलब है? ओ भाई देखो, टेलीकॉम वालों को देखोगे तो टेलीकॉम में देखोगे, अब यूनिलीवर को देखोगे तो शायद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में देखोगे, ठीक है। इसी तरह कुकिंग ऑयल्स की कंपनी तो उनकी डोमेन अपनी है, तो उनकी रेलेवेंट मार्केट में ही देखोगे ना। ऐसा तो नहीं है जैज को कंपेयर करोगे किसी यूनिलीवर के साथ, उन हर एक का अपना अपना मार्केट शेयर है, ऐसे ही है, ठीक हो गया। सो रेलेवेंट मार्केट शेयर का 40% अगर किसी कंपनी के पास है तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन में, और वो अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, उठाते हैं कि नहीं उठाते वो एक अलग मैटर है। हो सकता है कुछ कंपनीज बहुत अच्छी चलती रहती हैं, वो अपनी इस पोजीशन का भी नाजायज फायदा कभी नहीं उठाती, अपने कस्टमर को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करती, तो ठीक है, फेयर एनफ, ठीक है। लेकिन हम तो उनकी बात करें कि वो कब डोमिनेटिंग पोजीशन में है। हाँ, डोमिनेटिंग रोल हो सकता है बट इन्फ्लुएंस में भी ना करें, ठीक है। जिस तरह पेरेंट्स भी डोमिनेटिंग रोल में होते हैं लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं करते अपने बच्चों को, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? ये बात तो समझ आ गई। इसका मतलब है हमें डोमिनेटिंग पोजीशन तो समझ आ गई, लेकिन फिर हमें यह समझना है ना व्हाट इज मेंट बाय रेलेवेंट मार्केट। तो हम उस डेफिनेशन पे आ जाने लगे हैं कि रेलेवेंट मार्केट का मतलब क्या है, जिसका 40% आपने लेना है। तो पहले ये तो समझिए रेलेवेंट मार्केट क्या है लॉ की नजर में। तो रेलेवेंट मार्केट कंपोजिट है दो चीजों का। एक, नंबर 1 ज्योग्राफिकल मार्केट, अगर आपके सामने नजर आ रही होंगी दो चीजें, एक प्रोडक्ट मार्केट और एक ज्योग्राफिकल मार्केट। इन दो का कंपोजिट है, यानी जब भी देखा जाएगा तो इन दो डोमेन्स में देखा जाएगा रेलेवेंट मार्केट को। इज दैट क्लियर? चलो फिर अब जरा प्लीज मेरे लिए रेलेवेंट मार्केट की कोई लाइन पढ़े पहली। जी बेटी पढ़ दें। बेटी पढ़ रही है जी, बेटी पढ़ रही है। बेटे पेज कहां तक पहुंचा, आगे? नहीं सॉरी, मूव कर रहे हैं, हाँ प्लस, ठीक है प्लीज। रेलेवेंट मार्केट means the market which shall be determined by CCP with reference to a product market and a geographic market. CCP कौन है जी? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके मुताबिक यानी वो कौन है? विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट मार्केट, यानी जब भी वो एनालाइज करेगा किसी रेलेवेंट मार्केट को तो इन दो मार्केट्स की रेफरेंस में या डोमेन्स में एनालाइज करेगा। जी, नंबर 1 प्रोडक्ट मार्केट। कौन सी मार्केट होती है, जरा पढ़िए बेटी। All these products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the customers by reason of the products, characteristics, prices and intended uses. कहते हैं इंटरचेंजेबल या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स जो होती हैं, ये कौन सी? मैं जनरल स्टोर को क्या सब्सटीट्यूट मार्केट नहीं कह सकता। सोप्स जो हैं, जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये इंटरचेंजेबल या सब्सटीट्यूटेबल प्रोडक्ट्स नहीं है। एक की जगह सपोज आप गए हो मार्केट में, आपको शदीद तलब है, आपने ऑयल परचेज करना है, कुकिंग ऑयल वो वाला डिजायर्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या दूसरा परचेज नहीं कर लेते? नहीं वही लेते हैं। सो इनफैक्ट समझाना ही चाह रहा हूँ, ये तो एक एक्सेप्शन हो सकती है। जर्नल ओपिनियन क्या है कि ये प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट और कुकिंग ऑयल नहीं चलेगा तो ये वाला चल देगा, ये वाली टी यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरे वाली यूज़ कर लेंगे। मेरी बात समझ आई है? जिस तरह आप लोगों की जो लिप्टन है, आप लोगों में से कौन कौन वैसे है जो लिप्टन को यूज़ करता है? या नसीब पीते नहीं हो सालमो? देखो
चार्टर्ड अकाउंटेंट दो तरह का नशा करता है, मैं पहले ही बता दूं, एक चाय का और एक सिगरेट का, ठीक है। या तो ये निकोटीन पूरी कर लो या वो वाले सॉरी दोनों ही नहीं करते। अच्छा जी प्लीज प्लीज, नहीं नहीं आर्टिकल्स में जाके आदत पड़ती है। अच्छा प्लीज, अच्छा आप जरा समझिए प्लीज। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, जी मैं क्या समझाना चाहता, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कुछ समझ आई है कि मैं टी वाली यूज़ नहीं कर, मैं लिप्टन और दानेदार की एग्जांपल देने लगा था। इनफैक्ट बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके बैक एंड के ऊपर मैन्युफैक्चरर एक ही है। जिस तरह आपका लिप्टन और आपका दानेदार कितना कंपटीशन में चलता है, ऐसा ही है ना। अक्सर आप देखते हो कड़क चाय पीनी है तो दानेदार पे आ जाओ, और लिप्टन ज़रा सोफिस्टिकेटेड और थोड़ी सी मम्मी डैडी टाइप उन्होंने एक एक एक, एक इमेज दिया ना ब्रांड को। कहने को पीछे मैन्युफैक्चरर सेम है, दोनों सेम मैन्युफैक्चरर के ब्रांड है, एक ही मैन्युफैक्चरर है पीछे से जो दोनों ब्रांड्स बना रहा है। इसी तरह आप अक्सर देखते हो ये मल्टीफॉर्म वाले कि यार वाओ व्हाट अ प्रीमियम ब्रांड, और साथ अगर आप कहीं ड्यूराफॉर्म वगैरह देख लो तो आप कहते हो यार अच्छा ये मल्टीफॉर्म, ये आमने सामने बैठे होंगे कंपटीशन में ना, पीछे से मैन्युफैक्चरर एक ही है। उसी फैक्ट्री में ड्यूराफॉर्म भी बन रहा है, उसी फैक्ट्री में मल्टीफॉर्म भी बन रहा है। ब्रांड एक हाई क्वालिटी ब्रांड, एक लो क्वालिटी, परसेप्शन क्रिएट कर दिया दोनों तरह के कस्टमर्स को टारगेट करने के, दोनों नीच को टारगेट करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही? इसी तरह आप अगर आप देखते हो आपके, अगर मैं देखूं तो मैं एक चीज़ बड़ी प्यारी आपको बताना चाहूँगा, अगर ये बातें समझ रहे हो तो ये भी समझ लो। आपका जो ये लाइमलाइट ब्रांड्स हैं, अगर आप गौर करो, ये खाड़ी है, इसने क्या किया है, इसने एक सूट के 3 हिस्से करके, बेटियां ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं, सूट के 3 हिस्से करके, और उसने तीनों डोमेन्स को सस्ता कर दिया। मतलब जहाँ पे एक 3000 का सूट या 4000 का सूट उसने बेचना था, उसने कहा नहीं, इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करो, शर्ट्स अलग कर दो, ट्राउजर्स अलग, और उसने तीनों डोमेन्स में पेनेट्रेट कर दिया लोकल कस्टमर्स को भी। जहाँ पे लोकल जो लोअर क्वालिटी, जो मैं कहूँगा 3 मिडल फेजेज, जैसे मीडियोकर फैमिलीज़ हैं, उसके बाद एक प्रीमियम फैमिलीज़ हैं, उसने मीडियोकर फैमिली की एक बंच देखा कि यहाँ पे तो इतना कस्टमर अवेलेबल है तो इसको टारगेट करते हैं। उसने सूट के 3 हिस्से किए, उसने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। अब जो फीमेल शायद सूट परचेज ना करती 4000 का, लेकिन उसे जब नज़र आता है कि शर्ट उसकी पॉकेट के अंदर आती है, उसके बजट के अंदर आती है 1000 में, अब देखा जाए तो 3 हिस्से मिलाओ तो वही 4000 का सूट बन रहा है, लेकिन इनफैक्ट वो एक शर्ट जो है वो 1200, 1300 या 1400 में मिल रही है, वो उसकी पॉकेट में आ रही है, उसके बजट में, शी कैन परचेज दैट। तो उसने टारगेट कर लिया उस कस्टमर को भी, उस मार्केट को भी, बड़े क्लेवरली। ये खाड़ी और लाइमलाइट ने किया है, बाकी शायद निशात ने तो मुंह भी नहीं लगाया, उसने कहा ना निकलो, उनकी भी है वैसे हाँ, लेकिन वो इतना नहीं टारगेट करते जितना ये लोग, इन्होंने पेनेट्रेट किया उसके अंदर। बाकी करते सभी हैं, सब ने सर्वाइव करना है, किसी के लिए पॉसिबल, तो उन्होंने टारगेट तो करना ही है। सो मुझे ये 2 नाम याद थे तो मैंने बता दिए, ठीक है। चलो प्रोडक्ट मार्केट समझ आई है। ज्योग्राफिकल मार्केट क्या है बेटा? देखो अगर आप मुझे पहले इसको समझने से पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोग अगर फैसलाबाद के बारे में सोचो, सिटी के बारे में, तो वो किस में उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा, टेक्सटाइल में, लूम्स, हर घर के अंदर एक लूम लगी हुई है, ऐसे ही है ना। अच्छा ज़रा मूव करके आते हैं हम, वैसे गुजरांवाला में तो कुछ नहीं मिलना, हाँ वो उसमें मिल रहे हैं, उसमें चले जाते हैं हम, और किसी में आते हैं, सियालकोट में जी, सर्जिकल सूट, इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ट, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट बेस्ट, ऐसे ही है। आपको मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज जो मिलेंगी वो स्पोर्ट इंडस्ट्रीज मिलेंगी, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बना रही हैं, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सियालकोट से ज़्यादा अच्छे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोई नहीं बनाता, यानी मेडिकल के स्टूडेंट्स तो जानते होंगे मेरा ख्याल है शायद। तो ये क्या है, और ज़रा लाहौर में आओ, लाहौर में क्या मिलता है? ज़ालमो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास भी हैं, हम उसमें डोमेन में हैं, सब बहुत ज़ालिम हो तुम लोग, मैंने साथ लगाया। अच्छा चलो, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं एक वर्ड समझाना चाह रहा हूँ जिसे मैं कहता हूँ कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, एक जैसी प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। अगर इसके बारे में मैं छोटे से वर्ड्स लिखवा दूँ, मैं इकोनॉमी का इतना बड़ा शहंशाह तो नहीं हूँ, लेकिन छोटी सी डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ, वो लिख लीजिए। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होती हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी डेफिनेशन सब जिनको नहीं पता उनके लिए लिखवा देता हूँ। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स and buyer perceive perfect substitutes and buyer perceive no actual difference
एंड बायर परसीव, यानी बायर जो सोचता है, बायर परसीव बेटे, PERCIEVE, परसीव नो एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स, price is only the determining factor between products offered, between products लिखे हैं, यानी कि बायर के लिए प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये वाली टी यूज कर ले या ये वाला सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ले ले या इस वाले का, ये वाले स्पोर्ट्स वालों की प्रोडक्ट ले ले या इस वाले की, नो डिफरेंस, कुछ भी ले ले, दोनों सेम क्वालिटी की हैं उसके नज़दीक फुटबॉल इस वाली फैक्ट्री में बन रही है, इस वाली में कोई कोई डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है क्वालिटी वाइज। तो क्या डिटर्मिनिंग फैक्टर हुआ? सिर्फ प्राइस, कौन कितने की दे रहा है, इससे लूं ये कितने का फुटबॉल दे रहा है पर फुटबॉल, ये कितने के फुटबॉल दे रहा है पर फुटबॉल, दैट्स ऑल। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कितने का दे रहा है एक पीस, ये कितने का एक पीस दे रहे हैं, दैट्स ऑल। द ओनली डिटर्मिनिंग फैक्टर ये है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। मेरा ख्याल आप मेरे से बेहतर जानते हो कि आप जो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ के आए हो, ठीक है, मेरे से नहीं पढ़ के आए, एग्जाम करके आए हो, फिर मेरे जैसे ही हो, मेरी भी एग्जाम थी। सो मीन्स प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इफ आई एम अ बायर, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की क्वालिटी सेम है, मुझे सिर्फ अगर डिटर्मिनिंग फैक्टर समझ आएगा वो प्राइस समझ आएगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आप जरा सिटीज टू सिटीज मूव करो तो होमोजीनियस प्रोडक्ट डिफरेंट है। जैसा अभी मैंने आपसे बात की, सियालकोट की बात करोगे तो होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेंगी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स। मूव करो सियालकोट से कौन सा बनेगा, हाँ फैसलाबाद, तो कौन सी मिल रही है, टेक्सटाइल, ठीक है, वहाँ पे टेक्सटाइल होमोजीनियस प्रोडक्ट है, उनके नज़दीक सब लूम्स पे सेम कपड़ा क्वालिटी का बनता है। हाँ डिफरेंस पड़ेगा तो प्राइस का पड़ेगा। मूव करें लाहौर में, चलो मैं अज्यूम कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स लाहौर की है, अज्यूम कर ले, चलो यार बदतमीज़ो, लाहौर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम क्वालिटी की होंगी, हाँ प्राइस में भी द डिटर्मिनिंग फैक्टर। समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ज्योग्राफिकली मूव करोगे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी तो या फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो आपको फील आएगी कि यार यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट डिफर है फ्रॉम दी अदर लोकेशन। एक्सेप्टेड? चलो अब जरा पढ़ लेते हैं ज्योग्राफिकल मार्केट। अब समझना आसान हो जाएगा। जी प्लीज बेटे पढ़िए, अब कुछ बेटी पढ़िए। A geographic market comprises the area in which the undertakings concerned are involved in the supply of products or services and in which the conditions of competition are sufficiently homogeneous, जी, and which can be distinguished which can be distinguished means which can be differentiated from neighboring geographic areas, यानी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से डिफरेंट है। because in particular the conditions of competition are appreciably different in those areas. ये बात समझ आई जी। तो उसने ज्योग्राफिकल मार्केट कैसे समझाई कि एक मार्केट में होमोजीनियस है बट ज्योग्राफिकली जब मूव करेंगे तो वो प्रोडक्ट नहीं होगी दूसरी मार्केट के अंदर होमोजीनियस। इज दैट क्लियर? मैं रिपीट करूं या समझ आ गई सबको? कर देता हूँ जी। उसने कहा ज्योग्राफिकल मार्केट, कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना कि मैंने पहले भी कहा इस बात में कभी शर्म नहीं खानी चाहिए कि मुझे नहीं समझ आई। बेटा आप लोग यहाँ पे सीखने आए हो, यू आर हियर टू लर्न। अगर इस बात में शर्म खाते रहोगे फिर फायदा क्या? ज्योग्राफिकल मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया in which the undertaking concerned means the business concerned are involved in the supply of products and services। business ऐसी product और services supply कर रहे हैं and in which the condition of competition, के अगर हम competition की नज़र से देखें, are sufficiently homogeneous, कि वो homogeneous product में deal कर रहे हैं, ठीक है, मे बी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मे बी स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट, मे बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मे बी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, चलो, एंड विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी इनको नुमाया किया जा सकता है, इनको फ़र्क डाला जा सकता है, यानी इनको डिफ्रेंसिएशन देखी जा सकती है फ्रॉम नेबरिंग जोग्राफिकल एरिया। यानी कि when you compare लाहौर विद सियालकोट विद फैसलाबाद, ठीक है, तो कहते हैं विच कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नेबरिंग जोग्राफिकल एरिया बिकॉज in particular the condition of competition are appreciably, it means बड़े नुमाया तौर पे डिफरेंट है इन दोज एरियाज। यानी कि एक सिटी में एक लोकेशन पे खड़े हो तो होमोजीनियस प्रोडक्ट और हैं, साथ ही लोकेशन चेंज की है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट और हैं। इज दैट क्लियर? ये है ज्योग्राफिकल मार्केट। यानी वो ये कहना चाहता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से डिफर कर जाता है इन टर्म्स ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट।
यानी एक ज्योग्राफिकल एरिया की होमोजेनियस प्रोडक्ट डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है, तो फिर कंपटीशन का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है ना। यहाँ पे कंपटीशन सियालकोट में है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट का, क्या यहाँ पे टेक्सटाइल का कोई कंपटीशन है? क्या टेक्सटाइल प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट है? नो। लेकिन जब आप फैसलाबाद में आते हो तो फैसलाबाद में टेक्सटाइल प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट है, जबकि क्या यहाँ पे सर्जिकल प्रोडक्ट होमोजेनियस है? नो, कोई नहीं बनाता। ठीक है, चलो जी, ले जी नेक्स्ट चलूं आगे। अगर इन दोनों के पर्सपेक्टिव में समझेंगे, प्रोडक्ट मार्केट और ज्योग्राफिकल मार्केट के पर्सपेक्टिव में समझोगे, तो उसे हम कहेंगे रेलेवेंट मार्केट। डन। और इसी रेलेवेंट मार्केट का 40% शेयर अगर मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो कंपनी क्या है? डोमिनेटिंग पोजीशन में, वो इन्फ्लुएंस सकती है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है जी, चलो प्लीज आओ जरा आगे देखो। अगर लैंडिंग ऑब्जेक्टिव 1.3 प्रोहिबिशन अंडर कंपटीशन एक्ट, क्या क्या चीजें मना है? नंबर 1 यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन। तो डोमिनेटिंग पोजीशन क्या है? मैंने बता दी। ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल। अब इसका गलत इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है वो आपको बताने लगा है। चलें जरा पढ़े मेरे लिए कोई प्लीज। Abuse of dominant position. No person shall abuse dominant position. खबरदार, कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा प्लीज। इस तड़ी का कोई लोगों पे फर्क पड़ता है? कंपनी पे नहीं पड़ता। चलो आगे। Any abuse of dominant position shall be deemed to have been brought about, maintained or continued if it consists of practices which prevent, restrict, reduce or distort competition in the relevant market. कहता है कि अगर हम ये देखें कि व्हाट इज मेंट बाय अब्यूज ऑफ डोमिनेट, अब्यूज का मतलब क्या हुआ? कहता है अगर तुम इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल इस तरीके से करो कि तुम मार्केट के अंदर कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर दो। यानी कि क्या होना चाहिए? हेल्दी कंपटीशन मेंटेन्ड रहना चाहिए। अगर तुम कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करोगे जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो तुमने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। जैसा तुमने इस वक्त, अगर मैं कहूँ जैज़ जो है वो एबनॉर्मल प्राइसेस हाई कर ले, तो इनफैक्ट वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद रेलेवेंट मार्केट शेयर 40% से ज़्यादा है, और वो अगर डिस्टॉर्ट कर दे कंपटीशन में। अगर मैं यूं करें कि अगर इंटेंशनली, वैसे किया ये उसने इसी हरकत से है, जैज़ ने वारिद एक्वायर इसी इंटेंशन के साथ किया है टू रिड्यूस द कंपटीशन इन द रेलेवेंट मार्केट। मुझे इसी बात पे तो एतराज़ है, फिर लॉ लिखा क्यों गया है? अगर तुमने इसका पोजीशन का इस्तेमाल करने ही, एक्विजिशन भी तो इसी नियत से की जा रही थी। उबर ने क्रीम को क्यों एक्वायर किया है? क्या क्रीम से बहुत मोहब्बत थी? हैं? क्या उसके पैकेजेस से बहुत मोहब्बत? नहीं। या उसकी टीम से? ना 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 ना। उसको पता नहीं कंपीट कर रही है, मुझे तंग कर रही है, इरिटेट कर रही है, मुझे मेरे मतलब की प्राइसेस चार्ज नहीं करने दे रही, तो क्यों ना इसको रास्ते से हटाऊं। अमेज़ॉन ने, अगर आप अमेज़ॉन को जानते हो, उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अमेज़ॉन ने बेतहाशा बिजनेसेस खरीद के बंद कर दिए, बेतहाशा कंपनीज खरीद के, एक लिस्ट है पूरी जो खरीद के सिर्फ क्लोज कर दी। उन कंपनीज को खरीदा विद द इंटेंशन टू क्लोज इट डाउन, कि ये मेरे अमेज़ॉन के बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। मतलब अडॉप्ट करके चलाया भी नहीं। और खरीद, बेचने वाले ने क्यों बेचा? उसको पैसे इतने अच्छे मिल रहे हैं, वो क्यों ना बेचे? बेवकूफ है, क्यों ना बेचे? ठीक है, अभी रिसेंटली इलॉन ने आपके ट्विटर पे कंट्रोल कर लिया है, ऐसा हुआ? ट्विटर ने क्यों बेचा होगा? बेतहाशा पैसे मिले होंगे, अपनी मर्जी का शेयर बेचा होगा। ठीक है, और इलॉन ने क्यों खरीदा? कंट्रोल, तंग कर रहा होगा, उसको इरिटेट कर रहा होगा, अपनी मर्जी की फजूल सी ट्वीट करनी होंगी उसने। पूछते हैं, पूरी बिटकॉइन मार्केट को अपनी एक ट्वीट से गिरा देता था, ऐसा है कि नहीं है? अगर आप में से कोई बिटकॉइन मार्केट को जानता है तो इलॉन मस्क अपनी एक ट्वीट से पूरी मार्केट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता था या अपलिफ्ट कर देता था पूरी मार्केट को, सिर्फ एक ट्वीट से। इतना इन्फ्लुएंसिंग ट्वीट होता था उसका। मैं समझाना चाह रहा हूं कि बहुत से बिजनेसेस ये हरकत इंटेंशनली करते हैं, लेकिन आई डोंट नो फिर ये लॉ कहां पे जाता था, लेकिन वो कोई ना कोई क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में निकाल लेते हैं। भाई एक्वायरर खरीदना चाह रहा है, बिकने वाला बेचना चाह रहा है खुशी से, मैं कौन सा उसे इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ? वो खुद बिकना चाह रहा है, आप रेट अच्छा लगाओगे तो क्यों नहीं बिकेगा? मैं हमेशा कहता हूँ एवरी पर्सन हैज़ अ प्राइस। आप प्राइस तो हाइड करो, मेरी भी एक प्राइस होगी शायद, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये हार्श रियलिटी है। हर पर्सन, वो कहता है ना मैं तो नहीं बिकता, मेरा तो बड़ा पक्का ईमान है। मैं ये समझता हूँ ईमान का भी एक लिमिट है, एक प्राइस की एक लिमिट, इंसान की एक लिमिट है, उसके बाद वो भी एक दफ़ा डामाडोल हो जाता है कि यार अच्छा करेंगे ना करें, ब्ला ब्ला। चलो प्लीज़ पढ़ते हैं जी। क्या चीज़? ज़रूरी नहीं, हाँ यस, नॉन मॉनेटरी भी बिकता है, क्यों नहीं बिकता?
सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही पहचाने हो, फलसफा यही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना एवरी पर्सन एज अ प्राइस, प्राइस का मतलब ये नहीं है कि मनी वैल्यू, अदर देन मनी वैल्यू भी हो सकता है जी। हम रिलेवेंट नहीं हो सकता लेकिन हो जाता है, मैं वही कह रहा हूँ ना, लॉ की कहीं ना कहीं गुंजाइश निकाल ली जाती है, यही तो बोल रहा हूँ, यही तो गलत है। प्लीज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कैसे किया, कि आपने मार्केट से कंपटीशन को डिस्ट्रॉय किया। अब डिस्ट्रॉय के कई वर्ड है, उसने लिखा आपने मार्केट से कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, तो समझ लें आपने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। जी प्लीज बेटे। उसने कहा ये जो फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हैं ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मेरे मुताबिक क्राइम इससे इस किस्म का हो सकता है, बट इसे कंप्लीट लिस्ट ना समझिएगा, लिस्ट इससे लंबी, क्रिमिनल माइंड इससे कहीं ज्यादा आगे का सोच सकता है। जी प्लीज पढ़िए। Limiting production, sales and unreasonable increases in price or other unfair trading conditions. या मैंने ये कल वाली बात समझाई थी प्रोडक्शन के हवाले से लिंक करके, कि आप प्रोडक्शन को लिमिट करोगे तो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट तो डिमांड पुश करोगे, और डिमांड हाई हुई तो अपनी मतलब की प्राइस मिलेगी। तो ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। जी प्लीज। अब इसको जरा जैज से बाहर आके सोचिए ना, जैज से जरा बाहर आके, ये तो जैज है ना, आप जरा किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सोचिए जो ऐसी प्रोडक्ट बना रही हो जो कि यूजेबल हो, जैसा कुकिंग ऑयल है, अब ये हाई डिमांड में है, अब कुकिंग ऑयल की कंपनी अगर अपनी प्रोडक्शन को लिमिट करे तो मौजें नहीं लग गई, खरीदने वाले ने ऑयल खरीदना ही खरीदना है, मर जाएगा वो, तो वो खरीद है वापडा, वापडा के केस में कैसे, अच्छा हाँ प्रोडक्शन लिमिट करके लोगों को जलील करो, अजियत दो, और उसके बाद यूनिट की प्राइस बढ़ा दो ठीक है, ठीक हो गया जी, चलो जी प्लीज आगे। नेक्स्ट पॉइंट। Price discrimination by charging different prices for the same goods or services from different customers in the absence of objective justifications that may justify different prices. देखो हम डिफरेंट प्राइस चार्ज कर दें सेम प्रोडक्ट की टू डिफरेंट कस्टमर, तो मैं खुद ही तो डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ कंपटीशन को, कि मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस ग्रुप को अगर मैं प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ 25 रुपए पर केजी, इस ग्रुप को मैं 35 रुपए पर केजी सप्लाई कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ क्या ये ग्रुप आपस में अब कंपीट कर पाएंगे कभी, अगर जस्टिफिकेशन ना हो। एक जस्टिफिकेशन तो ऐसा है कि ये मुल्तान के हैं, ये लाहौर के हैं, मेरी लाहौर में इंडस्ट्री है, मुझे कैरेज कम पड़ेगी तो प्राइस है 25 रुपए पर केजी, लेकिन वो मुल्तान में कैरेज कॉस्ट भी आनी है तो उनको मैं चार्ज करता हूँ 30 रुपीज पर केजी, तो ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है। बट व्हाट अबाउट कि मैं दोनों ही लाहौर की पार्टीज हैं, दोनों ही लाहौर की टेरिटरीज हैं, एक को मैं 25 पर केजी चार्ज कर रहा हूँ, एक को मैं 35 रुपए, तो क्या ये दो टेरिटरीज आपस में कंपीट कर पाएंगी? नो, ये हमेशा डिफीटेड रहेगी। या सॉरी ये वाली जिसको महंगा दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद ही कंपटीशन को डिस्टॉर्ट किया मार्केट में। बात आ रही है? चलो प्लीज आगे। Tie-ins where the sale of goods or service is made conditional on the purchase of other goods or services. जी अच्छा, टाइन्स यानी आपने ये कंडीशन लगा दी कि पहले ये चीज खरीदना चाहते हो मुझसे, सपोज ये चीज, तो इसके साथ ये भी खरीदो, ये खरीदोगे तो ये बेचूंगा। अब ये आप क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल। मतलब जायज़ वाले कहें अच्छा ठीक है हमारी सेम इस्तेमाल करनी है तो कंपलसरी हमारा नेट पैकेज लो। अब कोई पर्सन नहीं लेना चाहता नेट पैकेज, तो आप अगर मजबूर कर दोगे उसने आपकी सिम इस्तेमाल करनी है कॉलर सेलर पर्पस के लिए, तो वो मजबूर हो जाएगा कि फिर आपकी पैकेज भी ले। तो आपने क्या किया फिर? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, टाई-इन्स। बात समझ आई? मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है, ठीक है। चलो, Making conclusion of contract subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of the contract. ये भी एक वे उसने समझाने की कोशिश था, मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस। मतलब आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मैं आपको सेल करना चाहूंगा, लेकिन वंस अगेन आपसे कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन बनवाने की कोशिश करूंगा जिसका कॉन्ट्रैक्ट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सपोज मैं कहूं कि आपने मुझसे अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये ए क्वालिटी, ये फॉर एग्जांपल से मे बी ये एक रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल आपने परचेज करना है तो आपको रॉ मटेरियल तब दूंगा जब आप मेरी ये बाकी शराइत पूरी करेंगे। और अगर शराइत पढ़ो तो शराइत ऐसी होंगी कि जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई दूर दूर तक वास्ता ना हो, कुछ भी इररेलेवेंट शराइत पूरी करवा सकता हूं मैं आपसे।
तो वंस अगेन अगर वो सामने वाला मजबूर होकर मेरी शराइत मान रहा है तो मतलब मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूं और मैंने उसका गलत इस्तेमाल किया। मेरी बात समझ आई है क्या नहीं आई? आगे चलो पढ़ो जरा दोबारा। उसने कहा वेयर सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टीज of supplementary obligation which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of contract। उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, बस आप शराइत मान रहा है। से मैं कहता हूं कोई भी शर्त रख लो, से मैंने आपको रॉ मटेरियल के साथ कोई भी शर्त रखनी, से मैं कहता हूं आप, मैं ये कह देता हूं कि लाइक बस ये तो रेलेवेंट हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि केमिकल चाहिए तो केमिकल के लिए ड्रम अपना घर से लेकर आए सपोज। सो इन फैक्ट ये शर्त है, लेकिन ये रेलेवेंट सीम्स रेलेवेंट, ये मुझे इररेलेवेंट नहीं, सपोज इसे इररेलेवेंट समझ लें तो ये एक शर्त है जो आप मानोगे तो इनफैक्ट मैं अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप मानोगे। इज दैट क्लियर? जिस तरह मैंने निशात के कहा कि निशात जब समटाइम्स इन्फ्लुएंस करता है तो वो कहता है कि जनाब अगर प्रोडक्ट बेचनी है तो इतनी प्राइस कम करो, तो मजबूरी में मैं उसकी डोमिनेट पोजीशन की वजह से मजबूर हो जाता हूँ। बात समझ आई? उसकी शराइत मानने पे, वो अगर कुछ और शराइत भी रखता तो वो भी माननी पड़ती। मेरी बात समझ आ रही है? चलो आगे, बस ये लास्ट जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो ये वाली बातें जी। नेक्स्ट, Applying dissimilar conditions to equivalent transactions on other parties, placing them at a competitive disadvantage. डिसएडवांटेज यानी डिसिमिलर कंडीशंस अटैच कर देना, एसोसिएट कर देना, कहता है टू इक्वलेंट ट्रांजैक्शन। ये वही बात है कि मैं आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और रख दूं एक टेरिटरी के लिए और दूसरी टेरिटरी के लिए कुछ और रख दूं, और होगा क्या इससे कि आपको कंपेटिटिव एज मिल जाएगा और इनको नहीं मिलेगा। सपोज मैं कहता हूं आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप मेरे 50 ड्रम सेल करें ऑयल के, कुकिंग ऑयल के, आपको 5 फ्री। इसका मतलब है यू आर गेटिंग 55 ड्रम्स इन 50 प्राइसेस, 50 ड्रम्स प्राइस, ऐसे ही है। और इनके लिए कोई टर्म नहीं है, इनको 5 अगले भी पैसों के ही मिलने हैं। सो वंस अगेन मैंने इस पार्टी को क्या किया, इस टेरिटरी को क्या किया, कंपेटिटिव एडवांटेज दे दिया ओवर दिस पार्टी। तो वंस अगेन मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी पोजीशन का। क्लियर? चले नेक्स्ट। Predatory pricing, driving competitors out of a market, prevent new entry and monopolize the market. मोनोपोलाइज द मार्केट। प्रीडेटरी कहते हैं बेटा कि अंडरकटिंग करना प्राइसेस की। अगर आप कभी गौर किया हो, आपने कभी फेस नहीं किया, मेरे एक अंकल थे उन्होंने ज़रूर फेस किया था। जब वो मार्केट में एंटर हुए तो उनको रिटायरमेंट के बाद लगा कि उनको केमिकल में डील करना चाहिए, तो उन्होंने एक केमिकल इंपोर्ट कर लिया। उस मार्केट के, शाह आलम मार्केट का जो मेजर इंपोर्टर था उसको आइडिया हो गया कि उन्होंने केमिकल का एक कंटेनर इंपोर्ट किया, उन्होंने अपना सारा रिटायरमेंट उसमें डाल दिया और ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो जब केमिकल पहुंचा तो वो केमिकल की प्राइस पड़ी से मैं कहता हूँ 95 रुपीज़ पर केजी। उस पर्सन ने, वो जो मेजर सप्लायर था, उसने उस मार्केट में 90 रुपीज़ पर केजी पे सेल करना शुरू कर दिया। यानी कि मेरे अंकल को प्राइस पड़ी है से 90, मैं रफली प्राइसेस बोल रहा हूँ, 95 पर केजी कॉस्ट प्राइस है उनकी। उन्होंने इसमें शायद 2 रुपये 3 रुपये अपना प्रॉफिट भी रखना होगा। से मैं कहता हूँ चले 5 रुपये रखते अपना प्रॉफिट और वो बेचते इसे 100 रुपये पर केजी। उस कंपेटिटर ने, जो मेजर मार्केट लीडर था, उसने 90 रुपीज़ पे सेल करना शुरू कर दिया अपना ही रीजन के। उसके पास देखो ना, उसने बल्क में, वो लीडर है मार्केट का, उसका आउटफ्लो बहुत स्ट्रांग है, उसकी सेल चैनल बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कर्से से कर रहा है बिजनेस। उसने 90 रुपीज़ पे बेचना। होलसेल मार्केट के अंदर 5 रुपए का डिफरेंस पूरा करना अजाब का काम होता है। रिटेल में कर लेता है इंसान, होलसेल में नहीं होता इतना डिफरेंस पूरा। होलसेल में तो 1-1 2-2 रुपये पे जंग हो रही होती है। तो उसने क्या किया, ये हरकत। फिर मेरे अंकल ने जाके फाइनली उसे कहा कि जितना माल है वो आप मुझसे ख़रीद लें। उसने कहा मैं आप पे एहसान करता हूँ, 90 रुपये का सारा कंटेनर बेचते हैं। वो सारा कंटेनर उन्होंने उसे 90 रुपये का बेचा और जान छुड़ाई, और उसने फिर प्राइस 100 रुपये कर दी। सो इनफैक्ट मार्केट कंपटीटर ही लीथल होता है, वहाँ पे रिश्ते या इन एहसासात की गुंजाइश नहीं होती, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। उसने क्या किया, एक न्यू एंट्रेंट को मार्केट से फ़ौरन से पहले बाहर कर दिया, विद इन 1 मंथ बाहर कर दिया उसने, कि एक 1 मंथ के अंदर वो बंदा आके मजबूर हो गया, कहता है कि यार मुझसे ख़रीद लो। क्यों? क्योंकि उन्हें देखो, कंपेटिटर हमेशा ये भी देखता है कि सामने वाली पार्टी के पास कैपिटल फाइनेंस कितना है। अगर आपने किसी को टक्कर देनी हो तो आपको उससे ज़्यादा कैपिटल लाना पड़ेगा, फिर आप ये हरकतें कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही कंटेनर की गुंजाइश है तो फिर याद रखो, फिर वो कंटेनर मत मंगवाओ। सामने वाले के पास अगर 10 कंटेनर की गुंजाइश है तो पी जाएगा। ठीक है, समझ पाते हैं? ये डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल था। चलें जी प्लीज नेक्स्ट। इसे अंडरकटिंग प्राइसिंग कहते हैं, प्राइस को कम कर देना एबनॉर्मली। जी
boycotting or excluding any other undertaking from the production, distribution or sale of any goods or the provision of any service. जी वही वंस अगेन अपनी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करना या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इम्पैक्ट करना या बाइकआउट कर देना, कॉन्सेप्ट तो यही है ना, इन दोनों से करोगे क्या, सप्लाई को डैमेज करोगे, और अगर सप्लाई डैमेज हुई तो डिमांड ऑटोमेटिकली पुश करेगी या हाई अपलिफ्ट होगी और उससे प्राइसेस जो हैं वो एबनॉर्मली हाई होंगी। जी नेक्स्ट, Or refusal. रिफ्यूज़ल टू डील। अगर कोई के अलावा इसने एक जर्नल बात डाल दी है कि रिफ्यूज़ल टू डील, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट असूलन तो इसे करने चाहिए लेकिन ये अपनी पावर की वजह से कहती है मैं तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, इससे नहीं करना, तो इनफैक्ट ये अपनी गलत पोजीशन का गलत इस्तेमाल है। प्लीज़ एग्जांपल 1 आपने घर से पढ़नी है, इंशाल्लाह कल यहीं से आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए।